ये जो डार्क नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले चुनाव में एनसीपी को दिखा रहा है कि एनसीपी यहाँ पर 54 सीट्स लेकर आई थी। और ये पूरा डोमिनेशन देखिए ना, पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र पूरा है, कब्जा है यहाँ पूरा पर देखा कब्जा जाए तो है। एनसीपी का। और यहाँ पर कब्जा है एनसीपी का, पिछले बार था, इस बार क्या होगा हमें देखना। अच्छा, 2019 की हमने बात करी तो अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के जाते हैं और 2019 से लेकर के 2024 तक क्या क्या हुआ वो आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि जो फडणवीस साहब थे उन्होंने 2 से 3 बार शपथ ली। सबसे पहले वो वाला दिन याद करिए जब शरद पवार से अलग होकर के अजित पवार गए और सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली। वो 10 बजे के आसपास जब वापस से टाइम चेंज हुआ, वापस अजित पवार वहां चले गए और वापस से अब दोबारा वापस बीजेपी की तरफ आए हैं। तो ये भी सोचने वाली चीज होगी। और बीच में कई सारे, उद्धव ठाकरे की बात देखें, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, उस दौरान क्या क्या नहीं हुआ। पालघर का केस नहीं भूल सकते, इस चुनाव में पालघर भी याद किया जाएगा, जब साधुओं की हत्या कर दी गई थी मार मार के। और उसके बाद जब नेवी के ऑफिसर्स की बात करेंगे हम, तो नेवी के ऑफिसर्स को पीटा गया। कोविड की बात करेंगे, कोविड में भी ये सब चीजें हुई। तो उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे कभी कहा करते थे कि मैं अपनी पार्टी को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, कांग्रेस बनेगी तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी पार्टी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी राजनीति बंद कर दूंगा। और आज हम कहाँ खड़े हैं? उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, शरद पवार के साथ खड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो इस पूरे महाराष्ट्र में मेन पार्टी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। राज ठाकरे जो हैं वो जिस तरीके से उनकी पार्टी आई थी, जिस तरीके से ओपनिंग की थी उन्होंने अपने पार्टी की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उस तरह का रिजल्ट जो है वो दिखाई नहीं दिया। एक भी उनके पास जो है पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो कोई एक सीट उनको मिली थी, बस सिर्फ एक सीट मिली थी कोलाबा की। कोई और कोई अच्छा, वो भी कोलाबा, वो एरिया जो मुंबई में आता है और मुंबई का पॉश एरिया है, सबसे पॉश एरिया है। बाकी कहीं भी असर नहीं दिखा पाए थे। यानी बाला साहेब ठाकरे का जो जादू लोग ढूंढ रहे थे राज ठाकरे में, वो दिखाई नहीं दिया था। अब हालांकि मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, हालांकि उनके भाषण बड़े दमदार रहते थे और भीड़ बहुत बड़ी, तालियां भी बहुत बटोरते हैं अपने भाषण में, लेकिन वोट नहीं मिल पाते थे राज ठाकरे को। रुतबा जो है वो पूरा है। लेकिन वही बात है जो हम शुरू में कह रहे थे कि ये तालियां, ये भीड़ क्या वोट बैंक में बदल पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आम जनता भी अब मूर्ख नहीं रह गई, बहुत स्मार्ट है। उसको पता है मुझे कहाँ से क्या चाहिए और मुझे किसके साथ जाना है, क्या करना है, स्टेबिलिटी देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। भले हिंदू मुस्लिम की बात हो, बटेंगे कटेंगे की बात हो, बहुत नारे दे दे, लेकिन इन सब के बावजूद आम जनता के दिमाग में ये है कि मुझे नौकरी मिल रही है कि नहीं, मुझे पानी मुहैया हो पा रहा है कि नहीं, बिजली। क्योंकि यूथ, हमारा देश जो है यूथ का है। और महाराष्ट्र जैसा राज्य जहाँ पर 48 सीट्स जो है लोकसभा की हैं और यहाँ पर यूथ का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो और यहाँ पे इंडस्ट्री, जैसा कि आपने बताया, आर्थिक राजधानी है, इंडस्ट्रीज हैं। तो लोग ज़रूर सोचते हैं कि हमें किस सरकार से क्या मिलेगा। नारेबाजी से इतर बहुत कुछ है। लेकिन जो चुनाव जो पलटा जाता है वो तो पलटा जाएगा तो इस तरह के बयान से होंगे ना। जब आपने देखा होगा कि अभी एक मौलाना ने वहां पर बयान दिया कि जो बीजेपी को वोट देगा, उन्होंने बोला इस तरीके से कि जो महायुति को वोट देगा उसके हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। फिर आप दूसरी तरफ देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया हरियाणा के चुनावों में, कर रहे हैं वो अपने इस तरह के बयानों के लिए हरियाणा के चुनावों में उन्होंने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब वो देखिए कि सब जगह चालू हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के ही कुछ लीडर्स ने नकार दिया। अजित पवार ने सबसे पहले अपने आप को साइडलाइन किया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स आए महायुति के तमाम जो घटक दल हैं उनके नेताओं के द्वारा। स्टेटमेंट ये आया कि महाराष्ट्र में, बाकी देश में जिस तरह से पॉलिटिक्स चलती है, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया, अजीत पवार मुखर होकर उसके आए सामने और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। अब वो एनसीपी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल महायुति का, बीजेपी तो है ही, तो सबने, एकनाथ शिंदे ने भी इसका, जो उनकी पार्टी जो है शिवसेना, उन्होंने भी इस नारे को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लिया, विरोध ही किया, किनारे कर लिया उन सारी चीज़ों से। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए इस बार की का चुनाव वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि आपकी ही पार्टी के लोग आपस में ही
कहीं ना कहीं बयानों को लेकर बयानों को हास्य लेकर दिखाई नहीं दे रहे। हाँ। लेकिन एक चीज और आपको देखनी होगी कि जब अजीत पवार ने नवाब मलिक को चुनावी मैदान में लड़ाया तो बीजेपी की नाराजगी थी कि नहीं, उनकी बेटी को तो हम टिकट दे सकते हैं। आशीष शेलार ने खुलकर खुलकर कहा बोला कि हम जो है किसी भी कीमत पर साथ नहीं देंगे और वहां पर बीजेपी का कोई नेता रैली करने भी नहीं जाएगा। हाँ, मानखुर्द से सामने हाँ, हैं हाँ। दोनों जो है वहां पर तगड़ी फाइट है मानखुर्द में। यहाँ पर नवाब मलिक को अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने टिकट दिया और अबू आजमी की वो हमेशा ऐसी सीट मानी जाती है जो उनकी डोमिनेटिंग सीट है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं अबू आजमी और वहाँ पर वो काफ़ी लंबे वक्त से लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए वहाँ की जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प है कि मानखुर्द में शिवसेना माफ कीजिएगा एनसीपी का समर्थन नहीं कर रही है, एनसीपी उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रही है, जबकि दोनों तीनों चारों गठबंधन में है। सब गठबंधन में है। तो इस बार बहुत गठबंधन में भी आपको आपस ऐसा में लग रहा था बहुत कि हम ये जो आपको clashes समझा रहे हैं वो सोशल मीडिया पे हम समझा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे इंस्टेंट रिप्लाई मिलने आपको स्टार्ट हो जाते हैं और आने भी स्टार्ट हो गए। अब एक बात बताइए, क्या जनता इस चीज को नहीं समझेगी कि नवाब मलिक, उसका समर्थन बीजेपी नहीं कर रही है, अजीत पवार बीजेपी के साथ है, गठबंधन में है। आइडियोलॉजी की बात करें तो यहाँ दूर दूर तक किसी भी गठबंधन में दिखाई कोई नहीं आइडियोलॉजी नहीं दिखाई देती। एमवीए में, महायुति में कोई और आइडियोलॉजी आप नहीं है। ये देखो शिवसेना जिसकी आइडियोलॉजी बहुत सेट की थी, मानी जाती थी, बाला साहेब ठाकरे बिल्कुल कहते थे कि मैं हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा। कभी शिवसेना का कोई नेता सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। अब वो देखिए बिल्कुल बात पलट गई, बल्कि महायुति का साथ, शिवसेना टूटी भी इसी बात पर और शिवसेना और बीजेपी के बीच जो क्लैशेस हुए वो भी इसी बात पर। ना किंग रहा ना मेकर। हाँ, ये चलिए कह सकते हैं हम अगली जो है अब अगली स्लाइड की तरफ अगले चलते हैं। slide की तरफ अगले दिखाते हैं। अब ये बताते हैं, और ये आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है ये, और ये जिले हैं महाराष्ट्र के, और इन जिले के थ्रू भी हम आपको कुछ कुछ चीजें समझा बहुत सकते हैं। बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे। देखिए ये रचना जी, ये जो इलाका है ना पालघर, ये इलाका याद रखा जाएगा कि महाराष्ट्र में जो साधु गए थे उनको कैसे भीड़ ने मॉब लिंचिंग करके उनकी बाद में हत्या भी हो गई। और मतलब पूरा क्रेडिट इसमें कहा जाए ना तो उन भीड़ को जाएगा, उस भीड़ को जाएगा कि जिन्होंने निहत्थे साधुओं पर हमला किया था। जाहिर तौर पर पालघर जैसा जो मुद्दा है, पालघर में जो इंसिडेंट हुआ उसे भूला नहीं जा सकता। वो बेहद विभत्स था, डराने वाला था। उस समय उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम हुआ करते थे और इसका जवाब देते देते उन्हें पानी पीना पड़ा था कई गिलास। लेकिन क्योंकि एक और बात है, आवाम की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, ठीक है, उसे थोड़ा जगाने की जरूरत पड़ती है इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अदरवाइज वो भूल जाते हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था। ये पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, मुंबई सिटी, मुंबई सबअर्बन, ये बहुत बड़ा वो एरिया है जहाँ से महाराष्ट्र का अच्छा खासा बजट जो है वो संचालित होने के लिए पैसे आते हैं। मुंबई की बात करें, ये छोटा सा एरिया आपको मुंबई और मुंबई सबअर्बन दिखाई देगा। ये जो सबअर्बन है और मुंबई है, यहाँ पर शिवसेना डोमिनेटिंग पूरा एरिया है। इधर कोंकण, ये पूरा एरिया कोंकण का माना जाता है। थाने एक बहुत बड़ा जो है ज़िला, ये पूरा एरिया जो है जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये है शिवसेना का एरिया है। और माना जाता है कि यहाँ पर ये खासतौर पे ये थाने वाला जो एरिया है, ये एकनाथ शिंदे का गढ़ बताया जाता है। यानी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो यहाँ पर दीपक बेहद डोमिनेटिंग है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को नॉर्थ महाराष्ट्र को लेकर बताएं कि क्या क्या आता है और वहाँ पर क्या क्या मेन मुद्दे हैं लोगों के लिए। देखिए नॉर्थ महाराष्ट्र में हम काउंट कर सकते हैं नासिक को, धुले को, और फिर जलगांव को, हाँ औरंगाबाद को। अब ये जो इलाके हैं, एक तो नासिक के बाद औरंगाबाद से भी आपने सुना होगा कि किस तरह से जो नितेश राणे ने जो बयान दिए थे उसकी पहली प्रतिक्रिया थी जो वो औरंगाबाद से आई थी। और नासिक से कौन चुनाव लड़के आता है लोकसभा से, ये भी देखा जाता है। फिर आप दूसरी जगह बात करिए नागपुर जो कहा जाता है संघ का हेडक्वार्टर भी वहां पर है, और नागपुर से जो सांसद हैं वो नितिन गडकरी आते हैं। बीजेपी डोमिनेटिंग एरिया है पूरा ये। तो ये जो इलाका है ना पूरा, देखिए औरंगाबाद, जलना, बीड़, लाथुर, ये जो इलाका है ना, ये बेसिकली जो है ना पूरा मतलब कहते हैं ना कि एक मराठी अस्मिता के ऊपर ये काउंट किया जाता है इस इलाके में। नहीं भूल सकते। हाँ। इस बार जो मराठवाड़ा में आंदोलन हुआ है मराठा आरक्षण को लेकर, उसने बीजेपी की कम से कम लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। 9 विधानसभा सीटें, माफ कीजिएगा 9 लोकसभा सीटें मराठवाड़ा में हैं, लेकिन उसमें बीजेपी एक भी सीट
पाने में कामयाब नहीं रही और इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है मराठा आरक्षण को बताया जा रहा है। असल रीज़न क्या है क्या नहीं, विधानसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट सामने आया, मराठवाड़ा जहां 9 सीटें हैं जिसमें एक भी बीजेपी नहीं जीत पाई, जबकि मराठवाड़ा एक टाइम पे डोमिनेटिंग पूरा हिस्सा माना जाता था, बीजेपी डोमिनेटिंग, उसके बावजूद वहां पर नहीं आ पाया। मराठा का जो आरक्षण का मुद्दा हुआ या फिर संविधान वाला हुआ, क्या वो फैक्टर भी यहाँ पर चला था? देखिए वो फैक्टर उस वक्त तो मुझे लगता है जरूर चला था, लोकसभा इलेक्शन में जरूर चला था। लेकिन इधर पर जरांगे की बात करें, मराठा आरक्षण की बात करें तो कहा ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें सेटल डाउन कर लिया गया। और आप सुन रहे होंगे थोड़ा सा धीमा भी हो गया स्वर मराठा आरक्षण का। बीच बीच में इक्का दुक्का कहीं राहुल गांधी कहते, माफ कीजिएगा, MVA कहती सुनाई देती है, लेकिन महायुति की तरफ से आपको कहीं भी वो नज़र नहीं आएगा। अच्छा, बीजेपी के लिए चिंता वाली बात मराठवाड़ा इस बार इसलिए है, बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, क्योंकि मराठवाड़ा में ज़्यादातर सीटों पर इस बार कब्जा रहा है, 7 या 8 सीटें हैं। हाँ। उस पर कब्जा रहा है MVA का, महाविकास अघाड़ी। और अगर हम बात करें महाविकास अघाड़ी की तो हमने बात की, एक सीट, सिर्फ एक सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिली है, यानी महायुति के पास आई है। इसलिए मराठवाड़ा इलाका जहां पर पिछले बार आपने अच्छी खासी जीत दर्ज की थी बीजेपी ने, वो इस बार जादू चलेगा नहीं चलेगा वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो जैसे पिछले विधानसभा चुनावों में देखा था, बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई थी। अब बीजेपी क्या वापस से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है? इसका जवाब 23 तारीख को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हलचल हो रही है, और इस बार 2 फैक्टर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा काम करेंगे दोनों पार्टियों में टूट, एनसीपी में टूट और शिवसेना में। तो इन 2 में टूट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे कि कौन सा गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी की बात करें, कम से कम लोकसभा चुनाव में जो पर्टिकुलर एरिया में हम बात करें मराठवाड़ा और विदर्भ, मतलब बीजेपी की अपनी जमीन रहेगी। बीजेपी की जमीन जो है मुझे लगता है ये जो इलाका है जिसे हम नॉर्थ महाराष्ट्र कहते हैं, हाँ। इधर रह सकती है। ये पूरा इलाका तो देखिए इसे हम कहते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र, ये एनसीपी डोमिनेटिंग है। यहाँ पर चीनी मिल्स हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, और ये शरद पवार, अजीत पवार, पुणे, तो मतलब अगर ये ये जो कोल्हापुर, सोलापुर, हाँ ये जो पूरा एरिया है ना, इसको हम वेस्टर्न महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। ये जो जिला है आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो पूरा जिला आ गया, ये पुणे, ये इसकी बात कर रहे हैं, सातारा, सोलापुर, सांगली। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताती हूँ कि यहाँ पर कितनी सीटें हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो इस पूरे इलाके में कुल 70 सीटें हैं। आप समझिए, सबसे ज्यादा विधानसभा की 70 सीटें यहाँ पर हैं, और ये है एनसीपी डोमिनेटिंग। चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे वो शरद चंद्र पवार की एनसीपी हो, तो कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है? इस बार लड़ाई मुझे लग रहा है इस हिस्से में वहाँ पर चलेगी। तो जैसे कि अभी लोकसभा चुनावों में देखा कि अजित पवार इतना कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो दे नहीं पाए, तो जाहिर सी बात है कि एनसी, और 70 सीटों की आपने बात की, तो ये बहुत निर्णायक भूमिका में रहेगी ये इलाका। 70 सीटें वहाँ पर है। एक और मैं आपको बात बताऊं, हाँ। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ना इधर, ये पूरा एरिया, ये अमरावती और नागपुर से लेकर अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, वर्धा, हाँ। नागपुर, गोंडा और चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये पूरा इलाका जो विदर्भ और इधर पे आता है। इसके अलावा इधर हिंगोली, परभणी, बीड़, नांदेड़, लातूर, ये मराठवाड़ा का जो ये पूरा एरिया है, हाँ। विदर्भ का जो ये पूरा एरिया है, इन इलाकों में बीजेपी जहाँ पर अच्छी पकड़ रखती थी, इस बार वो पकड़ लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दी। और यहाँ पर हम बात करें मराठवाड़ा की तो वहाँ पर 46 सीट्स है, और विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में दीपक मेरे ख्याल से 62 सीटें हैं। तो ये 62 सीटें, इधर 70 का तो हिसाब किताब हो गया, इधर 62 और 46 सीट्स जो मराठवाड़ा और विदर्भ में, यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ तक, ये पूरा डोमिनेटिंग, ये पूरा इलाका यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये निर्णायक भूमिका में रहेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ, जिसने यहाँ पर झंडा गाड़ा वो सीएम कुर्सी तक जा सकता है। हाँ, अगर इन दोनों हिस्सों को मिला दे, अदरवाइज तो ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का हिस्सा है वो तो एनसीपी डोमिनेटिंग है।